So this is the question paper of scientific assistant dated 18 September 2021। तो अभी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डी ट्रिपल एस बी में वैकेंसीज आउट हुई हैं। लेट्स ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना बनता है। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सक्सिनेट टू। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। सिंस वी नो कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जब चेंज होता है फ्यूमेरिक एसिड में, तो इसमें दो चीज़ें और भी होती हैं कि FAD plus changes to FADH2, right? So this question has been taken from the Krebs cycle, right? Let's go on. Let's see the next question. Dash is the process in which introns are removed from RNA after transcription and exons are joined. So इसका correct option हो जाएगा splicing. Right, we know कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो DNA is changed into RNA, और जो RNA में चेंज होता है तो वो होता है इन द फॉर्म ऑफ heterogeneous nuclear RNA, right? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HNRNA। इसके बाद क्या होता है, इसमें इसकी प्रोसेसिंग होती है जिसमें क्या होता है HNRNA में से इंट्रॉन्स निकाले जाते हैं। इंट्रॉन्स आर दी नॉन कोडिंग सीक्वेंस। सपोज ये हमारा एक HNRNA का सीक्वेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, तो जहाँ जहाँ इंट्रॉन होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें कैपिंग की जाती है। कैपिंग की जाती है मिथाइलेशन करके। एंड और 3' एंड पे क्या होता है, वहाँ पे टेलिंग की जाती है, यानी कि पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस पर अटैक ना कर सकें और DNA और RNA जो है सही कंजर्व्ड रहे। उसके बाद क्या होता है, mRNA बनने प्रोसेसिंग के बाद न्यूक्लियस से mRNA प्रोसेस्ड फॉर्म में बाहर आ जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर फर्दर प्रोसेसेस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is achieved by DNA ligase enzyme? तो DNA ligase enzyme क्या करता है, वो जो हमारा बेसिकली इट जॉइंस टू पीसेस ऑफ DNA by forming फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स, राइट? उसमें क्या होता है कि आपका बेस होता है, then to base is joined sugar, and to sugar is joined phosphate, so you can remember it like BSP, राइट? तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर हमारा अनदर न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पे, दैट विल बी BSP, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो यहाँ का 1 3 5, तो जो शुगर होता है, लेट्स से ये हमारा शुगर है ना, तो इसमें पहले वाले पे ये शुगर है, राइट? और शुगर और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम शुगर के कार्बन्स को प्राइम से शो करते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, जबकि बेस के हम नॉर्मली 1 2 3 कार्बन का डिनोट करते हैं। तो शुगर से पहले कार्बन पे क्या होता है, बेस अटैच होता है, और फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है, हमारा फोस्फेट अटैच होता है। ऐसी सिमिलरली दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इनमें क्या होता है, जो आपका शुगर का थर्ड कार्बन है और फोस्फेट के बीच में यहाँ पे, यानी कि बेस फर्स्ट शुगर के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के तीसरे कार्बन और आपका फोस अनदर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फोस्फेट के बीच में क्या होता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, राइट? तो दैट इज हाउ योर nucleotides are joined to one another. Next question, identify the mode of action of tetracycline antibiotic। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन है, तो ये फंक्शन करते हैं बाय रेजिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अब इनकी सबकी मैकेनिज्म अलग अलग होती है। तो टेट्रासाइक्लिन कैसे फंक्शन करता है, it inhibits binding of amino acid tRNA to the 30S सब राइबोसोमल सब यूनिट। तो हमारा क्या होता है, जो ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है, ट्रांसलेशन में क्या होता है हमारा, ये mRNA मान लीजिए, राइट? और यहाँ पे हमारा
ये मान लीजिए 30s है राइबोसोम का, और ये 50 है सब यूनिट है। और यहाँ पे क्या होता है, टीआरएनए आता है। टीआरएनए अपने साथ क्या लेकर के आता है, इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक है, वो फंक्शन करता है बैक्टीरिया में बाय इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए, यानी कि इस अमाइनो एसिड टीआरएनए की 30 एस सब यूनिट के साथ अटैचमेंट को वो रोकता है। जब ये नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं होगा तो फिर उसकी आगे प्रोसेसिंग यानी कि जो भी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। Let's see next question. Which of the following is not a step provided in polymerase chain reaction? तो polymerase chain reaction जो होता है उसमें बेसिकली 3 आपके स्टेप्स होते हैं, राइट। तो जैसे आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ले लिया और आपने एक वेक्टर ले लिया, आप उनको इन विट्रो उनको हम ज्वाइन कराएंगे यूजिंग द लाइगेस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पहले सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है उसको हम क्या करेंगे, डीनेचरेशन करेंगे। स्टेप नंबर 2, उसमें हम क्या करेंगे, डीनेचर होने के बाद उसमें हम वील ऐड प्राइमर टू इट, 5 डैश एंड पे प्राइमर ऐड कर दिया हमने। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होती है, देयर इज एक्सटेंशन, राइट। तो 3 स्टेप्स होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डीनेचरेशन इज द फर्स्ट स्टेप, और एनीलिंग, दिस इज द एनीलिंग पार्ट, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसमें प्राइमर ऐड करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होती है हमारी एक्सटेंशन, और इसमें जो है आपका टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, बिकॉज इट इज एबल टू सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। और उसके बाद क्या होता है, ये आपका पॉलीमरेज रिएक्शन शुरू करके हो जाती है, और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर देती है टू अ लार्ज नंबर। तो इसमें विच इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन पॉलीमरेज रिएक्शन, दैट विल बी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। Next question, the tumor suppression protein is often referred to as the guardian of the genome, right? तो इसमें ऑप्शन है हमारा P53। तो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, तो हमको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनमें सब में क्या होता है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, राइट। या फिर इनको ही हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम तो सेलुलर ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ये रेगुलेटेड रहते हैं, ये नॉर्मल जीन्स है सेलुलर ऑन्कोजीन्स। और इनको ट्यूमर ट्यूमर में या फिर इनको कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने में जो रोकता है, वो रोकता है हमारा P53 प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज गार्जियन ऑफ द जीनोम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are not true for viruses? तो इसमें आपका हो जाएगा वायरस दे रेप्लिकेट मल्टीप्लाई, ये ठीक है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर अराउंड ये नहीं होते क्योंकि एसेलुलर होते हैं, राइट। वायरस एसेलुलर, तो इसमें होने का सवाल ही नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ कीमो ऑर्गेनोट्रोफ? तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, राइट। और अगर ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना सोर्स ऑफ कार्बन उनका होता है CO2, और उसको फिर वो क्या करते हैं खुद से ही यूजिंग क्लोरोफिल दे कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जबकि हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, दे डिराइव देयर कार्बन सोर्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सोर्स, राइट। यानी कि वो एज अ सैप्रोफाइट या फिर एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ नहीं है, उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजोमोनास, बिकॉज नाइट्रोजोमोनास क्या करता है, ये आपका जो NO2 को ये कन्वर्ट करता है, एक सेकेंड, नाइट्रोसोमोनास, नो नो नो, इट चेंजेस एमोनिया, एमोनिया को ये चेंज करता है, नाइट्रोमोनास चेंज करता है नाइट्राइट में, एंड नाइट्रोबैक्टर आपका चेंज करता है नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट विच आर डायरेक्टली एब्सॉर्बेबल बाय द प्लांट्स, राइट। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ कौन नहीं है, वो आपका नाइट्रोसोमोनास
नहीं है। ऑर्गेनोट्रॉफ का मतलब हुआ कि पीएम ऑर्गेनोट्रॉफ यानी कि which is which derives its nutrition from the carbon source, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव करता है। बट नाइट्रोजोमोनास क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, lymphatic vessels consist of Peyer's patches, venules, ducts, thymus। तो ये पूछा है lymphatic vessels क्या होते हैं, तो lymphatic vessels बने होते हैं आपके venules और ducts के, राइट। अगर वो पूछता lymphatic organs then we would say Peyer patches। Peyer's patches are present as ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसल लाइनिंग को कवर करते हैं। और if any fungus or any microorganism that is harmful to us as a pathogen enters our intestine, तो उसका करता है ये फेगोसाइटोस कर लेता है, राइट। तो थाइमस जो है यू नो दैट इज प्राइमरी lymphoid organ एंड योर बोन मैरो, राइट। बाकी जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गया आपका, और स्प्लीन हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is not true about the enzyme structure। तो not true पूछा है इन्होंने। तो many enzymes contain a non-protein component known as cofactor। A cofactor may be another organic molecule, in which case it is called a coenzyme। When an enzyme requires a cofactor for activity, the cofactor is called apoenzyme। A coenzyme that binds permanently to the protein is called prosthetic group। तो नॉट ट्रू पूछा यानी कि फॉल्स पूछा है, तो उसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, व्हेन एंजाइम रिक्वायर्स अ कोफैक्टर फॉर द एक्टिविटी द कोफैक्टर इज कॉल्ड एपोएंजाइम। जी नहीं। क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं हमारे, वो तो अकेले ही काम करते हैं, बट कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम हमारा प्रोटीन पार्ट हो गया, राइट। जैसे ये वो हुआ है कि आपको आपका एंजाइम अकेले फंक्शन नहीं करता, इट नीड्स समथिंग टू एडिशनली टू फंक्शन। तो ऐसी केस में जो होता है, जो ओवरऑल टर्म होता है दैट इज कॉल्ड योर, वन सेकेंड, तो वो आपका कहलाता है, एक सेकेंड। ऐसे केस में एंजाइम आपका जब वो अकेले फंक्शन नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, राइट। इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम, एंड होलो एंजाइम इज इक्वल टू द apoenzyme that is the protein part plus the non protein part that is called cofactor। और कोफैक्टर जो होते हैं ये होते हैं तीन टाइप्स के। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेटलिक आयन लाइक जिंक, राइट, मैंगनीज एक्सेट्रा। तो कोफैक्टर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं आपके, दैट इज मेटल आयंस, राइट। दैट इज दूसरा क्या हो सकता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और तीसरा क्या हो सकता है, वो इट कैन बी कोएंजाइम, राइट। जैसे कि हमारे एनएडी प्लस होता है फोटोसिंथेसिस में और आपका रेस्पिरेशन वगैरह में। तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड योर कोएंजाइम, राइट। तो यहाँ पे जो उसने आपसे जो कहा था, इसने जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, विच व्हेन एन एंजाइम रिक्वायर्स अ कोफैक्टर फॉर एक्टिविटी, अगर उसको कोफैक्टर चाहिए होगा तो कोफैक्टर इज कॉल्ड एपोएंजाइम, नहीं एपोएंजाइम नहीं, इट इज कॉल्ड कोएंजाइम, राइट। एपोएंजाइम तो जो कंप्लीट पार्ट है वो कहलाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true about restriction enzymes। तो restriction enzymes एक्चुअली क्या होते हैं, restriction enzymes आपके पास जाते हैं योर इनसाइड योर बैक्टीरिया, और ये उनके अंदर एज अ इम्यून फंक्शन काम करते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया में जब कोई बैक्टीरियोफेज एंटर करता है, कोई वायरस एंटर करता है,
तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, उसके डीएनए को कट कर देते हैं। खुद का डीएनए कट नहीं करते हैं, बिकॉज उनको भी सेल्फ और नॉन सेल्फ का होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट ट्रू, दे आर नोन एज द सीजर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, दैट इज ट्रू। जनरली फाउंड इन फंजाई एंड वायरस, नो दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रिकॉग्नाइज डीएनए बेस्ड सीक्वेंस दैट आर पैलिंड्रोम, दिस इज ट्रू। हमने देखा है कि जो इको आर फर्स्ट है वो क्या करता है, इको आर इको आर फर्स्ट वो क्या करता है, GAATTC यहाँ पे कट करता है वो, सॉरी यहाँ पे हाँ ये यहाँ कट करता है वो तो बीच में, राइट। और थर्ड वाले पे मिथाइलेशन होता है, अगर उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेक्टर्स यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी आर। तो आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अच्छा लैम्डा फेज और कॉस्मिड दोनों यूज किए जाते हैं। लैम्डा फेज में क्या होता है, लैम्डा फेज आपका एक ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनमें, लैम्डा फेज में। और इनका एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी है कि इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो इसमें आपका 48, दैट इज रॉन्ग, 48,502 बेस पेयर इसमें होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 48.5 किलो बेस पेयर, राइट। और इसमें क्या होता है, लैम्डा फेज जो होता है आपका लीनियर होता है, और इसके एंड में क्या होते हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड का एक सिंगल 12 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रेच होता है, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, जो कि क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इसी का जो है इस्तेमाल करके कॉस्मिड आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, immunoglobulin A is predominantly found in। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आपका क्या हुआ, दैट इज योर सेक्रेटरी एंटीबॉडी ए। तो इट इज फाउंड इन सलाइवा ऑल्सो, कोलोस्ट्रम ऑल्सो एंड टीयर्स ऑल्सो, राइट। तो ये इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true of non-histones। तो ऑप्शन वन, commonly known as packing proteins, main structural proteins found in eukaryotic cells, bound to DNA along most of its length, linked with gene regulation and other functions of chromatin। तो क्वेश्चन है, which of the following is true of non-histones। तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो तीनों ये ऑप्शन दे रखे हैं, दीज आर अबाउट द हिस्टोन्स, जबकि उसने पूछा है हमसे नॉन हिस्टोन्स के बारे में। नॉन हिस्टोन्स के बारे में चौथा ऑप्शन करेक्ट है, दे फॉर्म द एपिजेनेटिक पार्ट ऑफ द डीएनए, यानी कि रेगुलेशन एंड अदर फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन, सॉरी। क्योंकि हिस्टोन्स क्या होता है, हिस्टोन्स क्या होते हैं, आपके जो डीएनए होता है दैट इज योर बाउंड अराउंड या बाउंड अराउंड histone proteins that are rich in lysine and arginine, which are basic in nature, right। तो हिस्टोन हिस्टोन हो गया आपका प्रोटीन, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए और डीएनए, ये मिलकर के आपका क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं किसी भी सेल का। लेट्स मूव ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नॉन हिस्टोन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। The moderately repetitive DNA sequences within eukaryotic chromosome includes tandem repeats या interspersed retrotransposons। तो द moderately repetitive DNA sequence, हमको पता है कि हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है वो, या तो लेट्स से ये हमारी बॉडी का कुछ डीएनए है। अब ये डीएनए होता है तीन टाइप का होता है, मान लीजिए ये कुछ हिस्सा है डीएनए का, तो ये नॉन रिपीटेटिव डीएनए होता है, यानी कि ये प्रोटीन के लिए कोड करेगा, राइट। कुछ पार्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका GAT और GAT, तो GAT अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट वुड बी योर रिपीटिंग
रिपीटिंग डीएनए कहलाएगा वो, राइट। और कुछ जो होता है वो हमारा, मतलब जो रिपीटिंग डीएनए होता है या तो वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा या फिर वो कम रिपीट हो रहा होगा, बेस्ड ऑन दैट इट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स: मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी मिनी साइट माइक्रो, मिनी एंड नॉर्मल सैटेलाइट, राइट, बेस्ड ऑन के वो कितना बड़ा सीक्वेंसेस हैं उसके, राइट। तो ये टेंडम रिपीट्स वाला क्या होगा? टेंडम टेंडम रिपीट, टेंडम का मतलब होता है कि यानी कि जैसे कि वो रिपीट हो रहा है, G80 G80, राइट। तो टेंडम रिपीट्स में इस तरीके का आ जाता है। और इंटरस्पर्स्ड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होता है वो क्या होता है कि मान लिया आपका एक बार G80 आ गया, फिर उसके बाद कुछ गैप रहेगा, कुछ और डीएनए सीक्वेंस रहेगा, देन अगेन दिस विल कम G80, तो ये इंटरस्पर्स्ड है, राइट। एंड दिस इज योर टेंडम रिपीट, दिस इज इंटरस्पर्स्ड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो जो डीएनए है दैट इज बेसिकली, इफ इट मे बी having a unique sequence that codes for protein, then there may be your satellite DNA kind of, right, and then there may be your tandem repeats for interspersed retrotransposons। तो ये दोनों जो होते हैं ये मॉडरेटली रिपीटेटिव होते हैं, जबकि आपका मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और सैटेलाइट ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि इसमें मिलियंस ऑफ रिपीट्स यहाँ पे पाए जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में योर हंड्रेड से थाउजेंड्स ऑफ रिपीट्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट टेंडम रिपीट्स इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फीचर ऑफ होम्योटिक क्लस्टर्स द ह्यूमन हॉक्स जीन्स आर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, these are there are four homeotic clusters ABCD, each cluster is located on different chromosome, each homeotic cluster consists of 11 homeotic। तो पहले तो देखते हैं कि होक्स जीन को ही, अगर हम होक्स जीन की फुल फॉर्म को अगर बढ़ाएं तो ये होक्स जीन होम्योटिक क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, और ये होते हैं टोटल आपका